बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी और आप मेरी चलो चलो की सीरीज़ देख रहे हैं। कुछ दिनों की ताख़ीर की माज़रत। मैं एक लॉन्च ग्रुप ने कॉन्फ्रेंस की थी कनाडा के अंदर, उनको काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने दुनिया भर के जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स थे उनको बुलाया था जो $100 मिलियन से ऊपर की सेल्स कर रहे हैं, और एक रूम के अंदर 2 दिन के लिए हमें बंद कर दिया था, जिसमें हम सीख रहे थे कि मुसलमान इस दुनिया के अंदर कैसे नए स्टार्टअप्स बना सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं। उसकी जो लर्निंग्स हुई हैं फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मेरे कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो बड़ी ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी है। आप लोग मेरे वास्ते दुआ भी कीजिएगा। आज मैं आपको तारुफ़ करवाता हूँ डेनमार्क का। डेनमार्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है नॉर्दर्न यूरोप का जहाँ पर चरवाहे का वीज़ा है। आप बकरियाँ चराना जानते हैं तो इसके ऊपर वीज़ा लेके आप डेनमार्क जा सकते हैं। बहुत सारी वीज़ा टाइप्स हैं, अभी सबके ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। थोड़ा सा तारुफ़ हो जाए। डेनमार्क में बहुत मरतबा जा चुका हूँ और कुछ मसाइल ना हो जो मुसलमानों के हैं वहाँ पर, तो यकीन जानिए बच्चे पालने के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए डेनमार्क से अच्छा मुल्क दुनिया में और कोई भी नहीं है। सऊदी अरब भी नहीं है। ये बड़ी, मैं आपको वसूख से बात कह रहा हूँ, आप लोगों को बुरा तो लगेगा लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए डेनमार्क से अच्छा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। फ़िनलैंड, सिंगापुर इसके आसपास आते हैं, लेकिन डेनमार्क को मैं अभी भी नंबर 1 के ऊपर करूँगा। डेनमार्क की आबादी 5.8 मिलियन है। छोटी सी आबादी है, लाहौर से आधी आबादी है, और मुल्क का साइज़ पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा है। तो पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा मुल्क और आबादी लाहौर से भी आधी है। 5.8 मिलियन की 58 लाख लोग रहते हैं। 3 लाख इसमें मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों की भी अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी है, तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी रहते हैं। 3 लाख मुसलमान हैं, 170 से ऊपर मस्जिद है। ये दुनिया का बड़ा ओपन मुल्क है जहाँ पे हर बंदा वेलकम है। तो 91% जो भी PDP-EW ने सर्वे किया था, तो 91% जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको कोई इशू नहीं है मुसलमानों के साथ, वो साथ रहें, बैठें, खाए पिए या कुछ भी करें। ये उनकी रूट्स के अंदर है, डेनिश लोगों के DNA के अंदर है। इसका उनका एक लॉ बना हुआ है जिसको कहते हैं यान्ते लोवेन। यान्ते लोवेन को वहाँ पे यान्ता लो या यान्ते बोलते हैं उनकी ज़ुबान के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी शख्स को किसी के ऊपर फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। किसी अरबी को अजमी के ऊपर अरबी, अजमी को अरबी के ऊपर, दुनिया के तमाम लोग बराबर हैं। अब ये इस्लाम का लॉ था और उन्होंने लेके पूरे के पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया है। लेकिन ये बिल्कुल नंबर 1 कहते हैं ना, नॉर्थ स्टार है। अगर किसी चीज़ को डेनिश लोग फॉलो करते हैं तो यान्ते लोवेन को करते हैं। 2 चीज़ों को करते हैं, एक हुगा है और एक यान्ते लोवेन। हुगा पे भी बात करते हैं। तो यान्ते लोवेन में इतना ज़्यादा करते हैं कि डेनमार्क के लोग जेवर नहीं पहनते। गोल्ड उनके पास होता है, वो जेवर बाहर पहन के नहीं जाते। बोलते हैं अगर हमारे पास जेवर है और अगर आप अमीर हो गए तो मैं ये हक कहाँ से पहुँचता है कि हम गरीबों का मुँह चढ़ाएं और उनके सामने इतने महंगे जेवर लेके फिरते रहें, पहन के फिरते रहें जो वो लोग अफोर्ड ना कर सकें। महंगी घड़ी हो घर में पहन लेंगे, घर के बाहर पब्लिक में नहीं पहनेंगे। महंगा सूट हो घर में पहन लेंगे, घर के बाहर नहीं पहनेंगे। किसी शादी की तकरीब में भी नहीं पहनेंगे कि किसी बेचारा दूसरा बंदा एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तो ये जो यान्ते लोवेन मिलती है ये बिल्कुल यूनिक है डेनमार्क के अंदर, इसके अलावा कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं है। दूसरी चीज़ है जिसको वो कहते हैं लॉ ऑफ हुगा। तो हुगा में वो इसका मतलब होता है कोजीनेस, टुगेदरनेस, कि हम लोग मिलजुल के साथ रह सकें। लोगों के लिए आप बड़ा कंफर्टेबल बनाए एनवायरनमेंट, कोई इसको तंग ना करें। इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ से आपसे ज़ाती सवाल कोई नहीं पूछता, कि कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा कि जी आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ खाते हैं, कहाँ से आए, क्या रहते हैं, कितने बीवी हैं, बच्चे। अपना डिस्टेंस रखते हैं। शुरू के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो उसको स्टार्ट भी नहीं करते, दूर अपने स्पेस के अंदर रहते हैं। और उसके बाद जब आपसे पूछेंगे तो आपकी बात का जवाब दे देंगे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं पूछते। तो इस हुगा और यान्ते लोवेन की वजह से इतना आसान होता है कि आपको लगता नहीं है किसी आप अजनबी मुल्क के अंदर है, आपको लगता है अपने घर के अंदर रह रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी आदात के ऊपर हमें काबू पाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जब स्टोर के अंदर लोग जाते हैं तो अपने बच्चों की स्टोर को बाहर छोड़ जाते हैं। उनको पता है पूरे डेनमार्क में मेरे बच्चे को किसी ने टच नहीं करना। वो बोलते हैं बच्चों के लिए जो आबो हवा बाहर की है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि स्टोर के अंदर मैं अपने साथ उसको आधा घंटा पौना घंटा ख्वार करूँ। डेनमार्क के अंदर कोई भी बच्चा अगर आपको लावारिस मिल जाए और आप 2 घंटे उसके पास रहें और उसका कोई वाली वारिस नहीं आए, कोई उसका पूछने नहीं के लिए, कोई कुछ ना करें, आप ऑफिशियली लीगली बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। आप पुलिस को कॉल करेंगे, बोलेंगे बच्चा 2 घंटे से मेरी कस्टडी के अंदर है, इसके माँ बाप कहीं भूल गए इसको छोड़ के, ये बच्चा आज से मेरा हुआ, और बच्चा आपका हो जाएगा। और उसके माँ बाप उल्टे भी हो जाए सर के बल, वो बच्चा उनको वापस नहीं मिलेगा। तो बच्चा अडॉप्ट करना है डेनमार्क के अंदर तो इतना आसान है कि सिर्फ 2 घंटे तक ऐसा बच्चा देख लीजिए जो लावारिस फिर रहा हो, और वो बच्चा आपको नहीं मिलेगा। हमारे मुल्क में नहीं है जहाँ पे हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं और फिर रात भर की नींदें ख़राब हो जाती हैं कि 4 साल का बच्चा टंकी में डूब के मर गया, 3 साल के बच्चे को गटर में किसी ने फेंक दिया, 5 साल का बच्चा स्कूटर से गिर के मर गया। ये वाली हरकतें वहाँ पे नहीं होती। ये हरकतें वहाँ होती तो पूरा का पूरा मुल्क जेल के अंदर होता।
कोपनहेगन इसकी राजधानी है, दारुल हुकूमत है। मैं गया था वहाँ पे कोपनहेगन बिजनेस स्कूल से समर में ब्लॉकचेन का कोर्स करने के लिए। आप भी वो जो कोपनहेगन बिजनेस स्कूल है CBS, उसकी वेबसाइट पे जाके समर का स्कूल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का फ्री के अंदर था, उल्टा उन्होंने मुझे कोई 1000 करोन दिए थे। डेनिश करोन जो है उनकी करेंसी है, पाकिस्तानी 40 रुपये के बराबर है, यानी कि एक डेनिश करोन के पाकिस्तानी 40 रुपये आएंगे। और US डॉलर में कोई 7.11 आते हैं, तो एक US डॉलर का कोई 7 करोड़ हमें मिले थे। तो फ्री के अंदर है, और आप फ्री में जाके पढ़ लें, ऊपर से 1000 करोड़ आपको उल्टा देते भी हैं, तो 200 तकरीबन 150-200 डॉलर बन जाते हैं आपको। तो वो कोर्स करने आए, तो वहाँ पे मैंने वो WFF के साथ काम किया था। वो जो बड़े वाले भैंसे होते हैं ना, जिसको बाइसन कहते हैं, उनके अंदर हमने टैगिंग की थी और उसको ब्लॉकचेन पे डाला था। उसकी हर्ड मूवमेंट को हम चेक करते थे कि अभी इधर जा रहे हैं, अभी इधर जा रहे हैं, ताकि हम कर सकें कि जो ग्रास है वो किस तरीके से कहाँ पे इनको प्रोवाइड करनी है। बिकॉज जिस खेत के ऊपर ये हर्ड्स भागते हैं, बाइसन के इतने मोटे मोटे भैंसे होते हैं, तो वहाँ पे अगले साल खेती बड़ी अच्छी होती है, ज़मीन को बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ बनाते हैं। तो हम बाकायदा उनको प्लान करते थे किस तरीके से उनको हमने पूरे के पूरे डेनमार्क के अंदर चक्कर लगवाने कि हमारी जो ज़मीन हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए। इस पर काम किया था, आप भी कर लीजिए। डेनमार्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुल्क है। डेनमार्क से तारुफ तो बचपन में हो गया था। उस वक्त तो हमारे ज़माने में बचपन में इंटरनेट होता नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से आदत है नोबेल प्राइज़ विनर्स को पढ़ने की। तो कोई 14 नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं जो डेनमार्क से निकले हैं। नील बोहर है। नील बोहर इंटरेस्टिंग इसलिए भी कि नील बोहर को भी नोबेल प्राइज़ मिला, उसके बेटे को भी मिला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बाप बेटा को भी मिले, बहन भाइयों को मिले, बीवी शोहर को मिले, माँ बेटी को मिले। जैसे वो मादाम क्यूरी है, उसकी मूवी आई थी ज़बरदस्त, वो आप देख लीजिए, 2 दिन तक रोते रहेंगे। तो मादाम क्यूरी को मिला, मादाम क्यूरी को अपने हस्बैंड के साथ मिला, बाद में उनकी बेटी और दामाद को भी मिला नोबेल प्राइज़। हम लोग पता नहीं ज़िंदगी में क्या झक मार रहे हैं, बाकी दुनिया सारी की सारी काम कर रही है। डेनमार्क ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी। अब वो लीगो ब्रिक्स करते हैं, तो लीगो ब्रिक्स से लीगो लैंड है वो डेनमार्क से स्टार्ट हुआ। डेनमार्क ने की लीगो छोटी सी कंपनी है, इन लोगों ने 500 बिलियन 500 अरब लीगो ब्रिक्स अभी तक दुनिया को भेज दिए। हम लोग बात करते हैं डिज्नी वर्ल्ड की, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की, थीम पार्क की, अम्यूज़मेंट पार्क की। ये अम्यूज़मेंट पार्क, थीम पार्क डेनमार्क ने दुनिया को दिए। पहला अम्यूज़मेंट पार्क बेकिन के नाम से 1583 में कहीं खुला था, 440 साल पुराना है। टिवोली गार्डन्स है वो 1843 में खुला था, 180 साल पुराना है। तो जो हम आज की भी बात करते हैं अम्यूज़मेंट पार्क की, वो डेनमार्क 440 साल पहले करके फेंक चुका है। डेनमार्क के साथ ही कोपनहेगन से कोई 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है फ्री टाउन क्रिस्टियाना। हुआ क्या, वहाँ के लोगों ने सोचा कि यार हमें अपना कुछ करना चाहिए, छोटी सी कम्युनिटी बना लेते हैं। तो जो होमलेस लोग थे, हिप्पीज़ जिसे कहते हैं वहाँ पर, उन्होंने एक पुराना आर्मी की कोई बैरक्स हेडक्वार्टर था जो अबेंडन था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मरवा मत दीजिएगा, चैनल ना बंद करवाइएगा मेरा, छोट क्लिप काट के। तो उन्होंने उसके ऊपर ओवरटेकिंग कर लिया, उसको ओवरटेक कर लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और वहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। अगर आप चाइना उसके अंदर जाएँ, क्रिस्टियाना के अंदर टाउन में होकर आए हूँ, बड़ा खूबसूरत है। तो पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे भागना मना है। अगर आप भाग रहे हैं तो बोलते हैं किसी चीज़ से डर के भाग रहे हैं, और डर का हमारे इस क्रिस्टियाना के अंदर कोई अमल दखल नहीं है, तो डरेगा कोई भी नहीं। वहाँ पे आप कोई तस्वीर नहीं खींच सकते किसी भी किस्म की, वहाँ पे कोई गन्स नहीं ले आ सकते, नाइफ नहीं ले आ सकते, छुरी नहीं ले आ सकते। तो अगर आप जाएगा बीबी कोपनहेगन तो इधर ज़रूर जाइएगा। और फिर आप वहाँ से बाय रोड बराबर में आपके पास जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, तो बाय रोड आप इन कंट्रीज़ के अंदर भी जा सकते हैं। इसके अलावा तो आपको अम्यूज़मेंट पार्क दिए डेनमार्क ने, और डेनमार्क ने आपको लीगो दिए, डेनमार्क ने आपको ब्लूटूथ दिया, लाउड स्पीकर डेनमार्क ने बनाया, जो यीस्ट है खमीर वो डेनमार्क ने बनाया, 14 नोबेल प्राइज़ विनर दिए जिसमें नील बोहर शामिल है। इसके अलावा डेनमार्क ने आपको गूगल मैप्स दिया, तो जो गूगल मैप्स है वो डेनमार्क से ईजाद हुआ था, 2 भाइयों ने बनाया था, जो पहला उसका वर्जन था। इसके अलावा डेनमार्क ने आपको विंड पावर दिया। पंचक्कियों की सबसे ज़्यादा तादाद डेनमार्क के अंदर पाई जाती है। तो डेनमार्क अपनी सारी की सारी तकरीबन बिजली पंचक्कियों से बनाता है, और इतनी बना लेता है कि बाकी पड़ोसी मुल्कों को भी भेज देता है। तो इससे लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है। नील बोहर के ऊपर बात करूं, 1922 में नोबेल प्राइज़ विनर हुए ये फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद अमेरिका चले गए, उन्होंने एटम बनाया अमेरिका के लिए। लेकिन डेनमार्क को अलाउ ही नहीं है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी से कोई भी अपनी एनर्जी की लिमिट्स को पूरा कर सके। आप हिपोक्रेसी देखें ना दुनिया के अंदर। खैर, हिपोक्रेसी में हम लोग कहाँ कम हैं। जब मैं डेनमार्क में गया तो उस वक्त पाकिस्तान में ना मुजाहरे हो रहे थे, वो डेनिश कार्टून्स के ऊपर वो जलाव कर रहे थे, घेराव कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। नाराज़गी अपनी जगह पे थी, जो कुछ अमल कर रहे थे वो कच्ची बात थी। तो खैर मैं भी उससे बड़ा अफसरदा था कि यार ये हर बंदा के मुसलमानों को कोई छेड़ता है, कोई आके स्वीडन में कुरान जला देता है, कोई डेनिश कार्टून बना देता है, क्या मुसीबत में। तो वहाँ पर जब मैं गया तो कोपेनहेगन, तो मुझे इन्विटेशन आया, तो मैं वहाँ की पाकिस्तानी एम्बेसी चला गया। क्या थे एम्बेसी का नाम, हाँ, सैयद जुल्फ़िकार गर्दीसी साहब थे। अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी अच्छी याददाश्त दी है। तो वो थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे
अनीता लार्शे के नाम से एक डेनिश सिंगर को बुलाया हुआ था। वो पंजाबी गाने भी गाती, उनको पंजाबी उन्होंने कहीं से सीख ली। तो वो पंजाबी गानों के ऊपर, वो गाने बाई जो इंडियन थे, उसके ऊपर डांस कर रही थी, ठुमके लगा रही थी, और हमारे वो गर्दीदी साहब उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पूरा मुल्क जल रहा था, जलाओ घेराव पथराव हो रहा था हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम के ऊपर। और वहाँ पे जो हमारे अपने एम्बेसडर हैं, वो वहाँ पे एम्बेसी के अंदर ठुमकों पे डांस कर रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे, और सॉन्ग्स भी इंडियन चल रहे थे। तो इस किस्म की हिपोक्रेसी, खैर बोलता तो फिर मारा जाता, उस वक्त तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बहुत सारी बातें नहीं। सोचता हूँ कोई किताब लिख जाऊँ और अपने बच्चे को दे जाऊँ कि मेरे मरने के बाद छपवा देना। अब मैं मर चुका हूँ, आके मारते रहो मेरी कब्र के ऊपर लात, क्या करोगे। लेकिन ज़रूर इसके ऊपर कुछ काम करने का सोच रहा हूँ, कुछ वीडियोज़, कुछ किताबें सोच रहा हूँ लिख जाऊँ, बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। वापस आते हैं डेनमार्क की तरफ। डेनमार्क में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। 50% से ऊपर तो टैक्स है, फिर वो वेट भी लेते हैं तो तनख्वाह बचती नहीं है। वहाँ पे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे होस्ट भी किया, घुमाया फिरा भी। एक इमरान भाई थे, एक आसिम रियाज भाई थे। तो आसिम रियाज भाई ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, कई साल हो गए अभी तक याद है। तो उन्होंने कहा, ज़ीशान भाई, डेनमार्क ना किसी को गरीब रहने देता है, ना अमीर होने देता है। आप आ जाएंगे तब गरीब नहीं रहेंगे। $68,000 का GDP पर कैपिटा है, बड़ी अच्छी कंट्री, अच्छे पैसे आप कमाते हो, बहुत अच्छी आपको तनख्वाह मिलती है। 110 करोड़ आपको मिल जाते हैं, 110 से 125 करोड़ एक घंटे काम करने के। आप आइसक्रीम बेच लें, आप 110-125 करोड़ घंटे भर के कमा लेते हैं, जो अच्छी खासी रकम बनती है पाकिस्तानी रुपयों के अंदर। आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन मतलब 4,500-5,000 रुपये हो गए। लेकिन अमीर इसलिए नहीं हो सकता कि उसको वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक अगर सिंगल बंदा है, वहाँ पे सबसे महंगी हाउसिंग है, तो वो ज़्यादा है। स्पेशली कोपेनहेगन के अंदर आप चले जाएँ, आरूस में चले जाएँ, आलबर्ग में चले जाएँ, ओडेंस में चले जाएँ, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, $1,500-1,600 का तो आपको एक अपार्टमेंट, एक आपको घर मिल जाता है। तो अगर एक बंदा अकेला बंदा है तो उसका गुजारा $2,500 से $3,000 में हो जाता है। पूरी फैमिली है तो $4,500 से $5,500 के अंदर वहाँ पर गुजारा कर लेती है। लेकिन इसी हिसाब से वहाँ पर तनख्वाहें भी हैं। सबसे अच्छा जो मुझे पसंद आया बच्चों की तरबियत के लिए, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम था। 6 महीने के बच्चे से लेके 3 साल तक का बच्चा वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट जाता है। 6 महीने का बच्चे से लेके 3 साल तक वहाँ पे उसकी वो सिर्फ टाइमिंग फिक्स करते हैं कि बच्चे ने सोना कब है, बच्चे का पैम्पर डायपर कब चेंज होगा, बच्चे ने उठना कब है, खाना और फीड कब करना है, ताकि उसकी एक रिदम बन जाए। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए वहाँ पर एक अलग से स्कूल है जहाँ पढ़ाई नहीं होती। वहाँ पे उनको सोशल एटिकेट सिखाए जाते हैं। तो टीचर एक दिन उनको पार्क में ले जाएगा, बोलेगा पार्क में झूले में कैसे बैठते हैं, और तमाम जो झूले हैं पार्क में वो ऐसे झूले हैं जो 2-2 बच्चे चलाते हैं। तो ये नहीं कि बच्चा अकेला ही झूल रहा है, ताकि उनके अंदर कोलैबोरेशन इस उम्र से आ जाए, 3 से 6 साल की उम्र के अंदर। वो उसको ट्रैफिक सिग्नल पे ले जाएगा कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं, वो उनको लाइब्रेरी ले जाएगा, वो उनको रेस्टोरेंट ले जाएगा, वो छुरी चम्मच से कांटों से खाना सिखाएगा। मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे नहीं आया था, वो तो अल्लाह भला करे जब मैं सऊदी अरब में काम करने गया प्रिंस के पास, बादशाह के पास, तो पता लगा 7 तरह के तो गिलास होते हैं और 52 तरह की तो कटलरी होती है। किस गिलास में मशरूब पीना है, किस में कहवा पीना है, किसके अंदर शरबत पीना है, किस में कुछ और चीज़ पीनी है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती जो आप समझ रहे हैं। और किस कांटे और छुरी से किस तरीके से काटना है। तो मैं तो अभी इतनी उम्र में आके ना 30-35 साल की उम्र में आके सीखा। वहाँ पे वो 3 से 6 साल के बच्चों को सिखा देते हैं बहुत। तो 3 से 6 साल तक वो सोशल एटिकेट सीखते हैं, बात कैसे करनी है, लोगों को सॉरी कब बोलना है, थैंक यू कब बोलना है। प्लीज़ का जो वर्ड है वो वहाँ पर प्लीज़ का वर्ड डेनिश लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो दूसरी बात वो सिखाते हैं वी। हमने ग्रेजुएशन हुई तो सबने बोला वी डिड इट। तो आई डिड इट का कंसेप्ट ही नहीं है, हर चीज़ वी से स्टार्ट होती है। और 3 से 6 साल की उम्र में जितने समाजी अखलाकियात है वो सारे के सारे डेनिश लोग सिखा देते हैं। और उसका मैंने करिकुलम पढ़ा है, वो अनबिलीवेबल है। जो हम करिकुलम के ऊपर काम कर रहे हैं, KG वाली किताब के ऊपर, वो तमाम चीज़ें अभी KG की आ गई, पहली की किताब इस महीने आ रही है, फिर इंशाल्लाह दिसंबर तक 2nd ग्रेड की किताब आ जाएगी। चाहता हूँ ज़िंदगी अल्लाह दे तो मैं ये KG से लेकर 12 क्लास तक की 13 किताबें ज़िंदगी में लिख के मर जाऊँ। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है, स्पेशली दुनिया के 130 मुल्क घूम चुका हूँ और अगले मेरे 40-50 मुल्क इंशाल्लाह अगले 2 सालों के अंदर कर लेने, उसका प्लान मेरा शुरू हो चुका है। तो ये 200 मुल्क इंशाल्लाह पूरे के पूरे घर जाऊँगा ना, जन्नत को एंजॉय तो कर सकूँ ना। यहाँ देखूँगा गरीब गुरबा, वहाँ चले जाऊँगा, सर्वेंट क्वार्टर जन्नत में मिल गया तो मैं उसमें भी खुश रहूँगा। लेकिन मैंने पूरी दुनिया देखी भी होगी तो फिर बड़ी बोलूँगा, लामिया तो देख कर आया, इससे अच्छी कोई अता फरमाना। तो एनीवे, तो वो उसमें तमाम लिख दिए। उसमें आप जो चाहे मुझे बोलते रहें, जितने ताने मारते रहें, जो चाहे करते रहिए। ताने भी अब तो नए नहीं है ना हमारे पास, तानों के ऊपर आखिर में बात करते हैं। अभी वापस डेनमार्क के ऊपर आते हैं। तो फ्री टाउन क्रिश्चियन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जाएँ, यहाँ पे आपको जो PR है वो 8 साल बाद मिलती है। बाकी मुल्कों में 5 साल बाद मिल जाती है, यहाँ पे 8 साल बाद मिलती है। फेरो आइलैंड, ग्रीनलैंड, इसमें कोई 400 से ऊपर आइलैंड है, उसमें बहुत सारे में तो कोई बंदा नहीं रहता। लेकिन फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड को इन्होंने अभी आज़ादी दे दी है, तो वहाँ पे अलग इमिग्रेशन होती है। मिसाल के तौर पर फेरो आइलैंड के ऊपर ख़वातीन नहीं है, तो वहाँ पर आबादी का तनासुब गिर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारी ख़वातीन को बुलाया फ़िलिपाइंस से और थाईलैंड से, ताकि आबादी बढ़ सके। तो अगर आप सिंगल खातून है, पाकिस्तान में रहती
लेती हैं तो बहुत आराम से आप फेरो आइलैंड चले जाइए, वहाँ पर मुसलमान कोई ढूंढना पड़ेगा, आपकी शादी हो जाए तो आराम से रह सकते हैं, आपको गवर्नमेंट वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी दे देगी। आप तलाक़ याफ्ता हैं, बेवा हैं, आपकी उम्र बड़ी हो गई है, बालों में चांदनी आ गई है, कोई शादी का कोई रिश्ता नहीं आया, तो फेरो आइलैंड या ग्रीनलैंड चले जाइए। प्लीज़ का वर्ड उनकी ज़बान के अंदर नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। दुनिया का ओल्डेस्ट फ्लैग है, 1219 में इनका झंडा बना था, वो जो उनका वो स्क्वायर किस्म का झंडा है, और वो अभी तक चल रहा है। और इस मुल्क के अंदर बाय लॉ आप किसी भी किस्म का कोई झंडा नहीं लहरा सकते। आप किसी भी किस्म का कोई झंडा लहराएंगे, उठा के पुलिस आपको ले जाएगी। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। पाकिस्तान में तो कोई 362 किस्म के झंडे हो गए, हर पार्टी का अलग है, हर रिलीजियस जमात का अलग है। पाकिस्तान उसमें बेचारा कहीं गुम हो गया है, ये बात बड़ी पसंद आई। हमारे नादरा पे जो हमारा नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर, वो भी हमने यहीं से डेनमार्क से लिया है। इनके पास सिविल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पीले रंग का कार्ड होता है, वही आखिरी का नंबर अगर ओड है, विन है, तो आप मेल या फीमेल हैं, शुरू के 4 आपका सिटी बताते हैं, आपकी सिटी से हैं, वो अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए हेल्थ केयर भी फ्री हो जाती है, आपके लिए पढ़ाई भी फ्री हो जाती है। अगर आप 18 से 24 साल के दरमियान हैं तो गवर्नमेंट आपको $900 आपको देती है पर मंथ कि भैया आराम से पढ़ लो, टेंशन में ना लो कि तुम फाइवर पे जाके लोगो बना बना के बेच रहे हो, आराम से सुकून से पढ़ लो। ये तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इसमें तुम्हारी एजुकेशन की जो है ना असल बुनियाद पड़ेगी। यहाँ से सही सीख गए तो आगे जाके कोई हमारे लिए बड़ा काम कर सकोगे, कोई इजाज़त कर सकोगे, कोई लीगो खोल सकोगे, कोई नोबेल प्राइज़ ला सकोगे। नोबेल प्राइज़ पर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जेम्स फ्रैंक और नील बोहर, इनके पास दोनों के पास नोबेल प्राइज़ था। ये गोल्ड का बड़ा सारा होता है, आपको पता है, कोई सा 23 कैरेट गोल्ड का होता है। तो 1940 में जब नाजीज़ ने हमला कर दिया तो उन्होंने रूल बनाया हुआ था कि नो गोल्ड विल लीव जर्मनी। इनके पास गोल्ड था, वो वहाँ से उठा के लेकर आए थे। तो अब वो यहाँ पर आ गए। अब लोग करें कि आप पकड़े जाते तो डेथ वारंट थे, पक्की कैपिटल पनिशमेंट थी, वो दोनों के दोनों नोबेल प्राइज़ विनर्स को टांग देते। तो उन लोगों ने क्या किया, जब वो मार्च करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने उसको केमिकल के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब जो गोल्ड है वो बदतमीज़ है, वो इतना स्टेबल होता है, वो किसी चीज़ में डिसॉल्व ही नहीं होता। तो खैर वो उनके पास एक केमिस्ट का बंदा था, उनकी लैब में काम करता था, नील बोहर इंस्टीट्यूट है थ्योरेटिकल फिजिक्स का, वहाँ पर दुनिया जाती है। आप भी पढ़ने के लिए फिजिक्स में तो ज़रूर जाइए, वहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जिस बंदे ने किया ये काम उसको भी बाद में नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्वारिजिया बनाया। तो उसमें उन्होंने एक नाइट्रिक एसिड लिया और 3 हिस्से उन्होंने हाइड्रोक्सिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो उसमें वो पूरा का पूरा जो गोल्ड था वो डिसॉल्व हो जाता है। तो उन्होंने 2 नोबेल प्राइज़ के जो अपने कॉइन्स थे वो डिसॉल्व कर दिए गए। अब दुनिया की बात करें और देखें, पढ़े लिखा आदमी जो है उसको ज़िंदगी भर हर जगह बेचारे को परेशानी है। 2 नोबेल प्राइज़ ऐसे हैं जो बाकायदा ऑफिशियली खुद नोबेल साइंटिस्ट ने अपने हाथों से डिसॉल्व कर दिए थे, वरना उसके लिए डेथ वारंट थे। वो ज़मीन में खोदता, नाजी खोद के निकाले तो बेचारा वैसे ही मर जाता। डेनिश कुकीज़ आपने खाई होंगी, डेनिश के बिस्किट बड़े मशहूर हैं। पेस्ट्रीज़ के बारे में मुझे लग रहा है, जो पेस्ट्री डेनिश पेस्ट्रीज़ हम पेस्ट्रीज़ कहते हैं और खाते हैं, वो असल में वियना में बनी है। वो ऑस्ट्रिया में जब किया था वहाँ पे ये कलई खुली, जिसको दुनिया अभी डेनिश पेस्ट्रीज़ के नाम से जानती है। चाइना टाउन आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर वहाँ पे और है कि वहाँ पे अगर आपकी उम्र 25 साल हो जाए और आपकी शादी ना हुई हो तो आपके ऊपर वो सिनेमन की बरसात करते हैं, वो छिड़काव करते हैं उसका, दालचीनी का, आप पूरे के पूरे दालचीनी के अंदर ब्राउनिश हो जाते हैं। इसका सोसाइटी में कोई बदतमीज़ी नहीं करता है, बड़ा फन तौर पे करते हैं। होता रहता है, पहले वो स्पाइस ट्रेडर्स जो थे, जो स्पाइसिस की, मसाला जात की ट्रेडिंग करते थे, वो सफ़र में इतना मसरूफ़ रहते थे कि उनको शादी का टाइम ही नहीं मिलता था। तो अगर आप डेनमार्क में और आपकी उम्र 25 साल हो गए, आप लड़के हैं या लड़की है, तो वो सारे के सारे दोस्त मिलकर आपके ऊपर स्पाइसी आँख में चली आती है, तो सिनेमन की बरसात के ऊपर करते हैं। उसकी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स होती हैं। अगर आपने और इंटरेस्टिंग चीज़ जाननी है, पीटर मेडसन था, अल्लाह का बंदा, भी उसको पूरी ज़िंदगी की भर के लिए जेल हो गई डेनमार्क के अंदर। उसने अपने घर में रहते हुए $2 लाख में आबदोज़ बना ली। उसने रॉकेट बना लिया, उसने पता नहीं क्या कुछ बना लिया, बिल्कुल मेड साइंटिस्ट था। फिर वो किम वाले जर्नलिस्ट थी, वो उससे मिलने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, उसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा है, उसे टुकड़े कर करके उसके उसी आबदोज़ में रख दिए। खैर वो पकड़ा गया, लेकिन वो बंदे ने अपने घर में आबदोज़ बना के उसने समंदर में उतार दी। तो ये पीट मेडिसन की किम वाल की ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने हैंस क्रिश्चियन का नाम सुना हो, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, तो जितनी भी आप देखते हैं, आपने अगर ये फ्रोज़न देखी है, फंटासिया देखी है, लिटिल मरमेड का पढ़ा है, डकलिंग्स का पढ़ा है, ये सारी की सारी उसकी ज़्यादातर सारी कहानियाँ उसने लिखी हैं। वहाँ पे एक जगह भी ऐसी है जहाँ पे बोलते हैं कि मरमेड निकली थी, मेगिया पत्थर के ऊपर मरमेड बैठी हुई थी, किसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, वापस चली गई थी। जो मरमेड का है, ये जो ये सारे का सारा जो कहानी है, ये आपके पास डेनमार्क से आई। साइकिलों का भूत सवार है लोगों को डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क में आपको पता है कोई माउंटेन नहीं है, लेकिन कोई 12,000 किलोमीटर का ना साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। 50% लोग डेनमार्क में अपने काम के ऊपर, जॉब के ऊपर साइकिल चलाते हुए आते हैं। इनके पास दुनिया की पहली साइकिलिंग एम्बेसी भी है। डेनमार्क के अंदर कोई 18 लाख गाड़ियाँ हैं और 42 लाख साइकिलें हैं। हर बंदा साइकिल चला रहा है, हर बंदा ही साइकिल चला रहा है। तो ये डेनमार्क का छोटा सा तारुफ था।
इन तमाम चीज़ों के लिंक्स, तारुफ की जो चीज़ आपको सीखनी है, करनी है, वो सारे के सारे मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं वीज़ा के ऊपर। डेनमार्क के अंदर बहुत सारी वीज़ाज़ हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि डेनमार्क में बहुत सारे लोग जाते ही नहीं हैं। हर बंदा कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, तो कंपटीशन बहुत कम होता है। तो अगर आप डेनमार्क में जाना चाहें तो आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि डेनमार्क में लेबर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आप बोलते हैं आप इस चीज़ के अहल हैं, तो ये नहीं है कि उनको अखबार में इश्तार देना पड़ेगा कनाडा अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका में ओवन के ऊपर होता है कि भाई इस क्वालिफिकेशन बंदा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता तभी बुला सकता हूँ बाहर से। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप काबिल हैं आप जा सकते हैं, आपको कोई लेबर सर्टिफिकेशन नहीं है। तीसरी और सबसे आसान बात कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी एम्बेसी नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। वेबसाइट पे लिंक दे रहा हूँ, इन कैटेगरीज में कहीं पर भी आते हैं, आप ऑनलाइन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एम्बेसी भी है, वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल फेज़ में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक है फास्ट ट्रैक वीज़ा ट्रैक, जिसमें अगर आपके पास स्किल है, आप क्वालिफाइड इनफ है, तो फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं। $690 इसकी फ़ीस है मेरे ख्याल से, कोई 2500-2800 करोड़ बनती है। तो उसके अंदर आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इनके पास, उसका नाम है पे लिमिट, और उसकी भी लिमिट बहुत कम है। अगर आप $68,000 की आपको जॉब मिल जाए डेनमार्क के अंदर, सिर्फ $68,000 की आपको जॉब मिल जाए, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं कि एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा, आपके बिहाफ पे जाएगा, लेटर भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जॉब ऑफर होनी चाहिए। जॉब ऑफर आ गई $68,000 से, आप वेबसाइट के बजाय वीज़ा अप्लाई कीजिए। 2 हफ्ते के अंदर वीज़ा आपके पास रहेगा। जो परमानेंट रेजिडेंस होगी 3 साल की या 2 साल की, आप उसके ऊपर डेनमार्क जा सकते हैं, जिसको पे लिमिट कहते हैं। वो तमाम वेबसाइट जहाँ से आप डेनमार्क में जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब्स इन डेनमार्क वगैरह जिस टाइप की, वो तमाम के तमाम लिंक्स दे रहा हूँ। अभी जाएँ, अभी अप्लाई करें। जॉब ऑफर आपके पास आ गई, आप सीधा ऑनलाइन जाके इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट अपडेट होती है हर साल 1 जून को, 1 जुलाई को। तो अभी जुलाई के अंदर अपडेट हुई है, काफ़ी अपडेटेड है। वो बताती है 2-3 साल तक के लिए चीज़ें, में डिमांड इन लोगों की तमाम हमें लोग चाहिए। उसमें एक तो स्किल वर्कर हो गए, हाईली क्वालिफाइड बंदे हो गए, PhDs मास्टर्स हो गए। स्किल वर्कर का आपको स्किल आती है, इवन अनस्किल वर्कर भी है। इसमें आपको हर्ड्समैन की, चरवाहे की जॉब मिलेगी। आजकल उनको चरवाहे चाहिए। इनमें आपको फार्म मैनेजर्स की जॉब मिलेगी। आजकल जो भाई भी कैबिनेट मेकर की, अगर आप ये अलमारियाँ बना सकते हैं, बुक शेल्फ बना सकते हैं, तो उसकी जॉब है। हजाम की जॉब है, हेयर ड्रेसर की, कारपेंटर की जॉब है, बढ़ई की जॉब है, मोची की जॉब है। इन तमाम जॉब के लिए इनको बंदे चाहिए, बंदे ख़त्म हो गए। कंस्ट्रक्शन और फार्मर्स में तो बहुत ही ज़्यादा इनको बंदे चाहिए होते हैं जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। और अगर सिर्फ छोटे आइलैंड पे, छोटे शहर में रह सकते हैं, तो कोई क्या ये बात है। आप इस वेबसाइट पे चले आइए, मैं आपको लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। पॉजिटिव लिस्ट भी देख लीजिए, और इसके अंदर स्किल भी देख लीजिए और स्किल भी देख लीजिए। इसके अलावा एक एम्प्लॉय PhD वीज़ा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वहाँ पे जाते हैं, और डेनमार्क में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है और बहुत ही अच्छा एजुकेशन का उनका एनवायरमेंट होता है। बहुत सादे से सुलझे हुए लोग होते हैं, बाइक साइकिल चलते हुए आते हैं। मेरा कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में 2 दफ़े गया, बाद में फेलोशिप के ऊपर और भी गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपके पास PhD है, अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान में आपको जॉब नहीं मिल रही, आप डेनमार्क में वो चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे पास स्पेशल इंडिविजुअल होते हैं, हर्ड्समैन और फार्म्स के लिए पूरी की पूरी अलग कैटेगरी बनाई है। इन तमाम की वेबसाइट्स, तमाम के लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए, और अब 2 से 4 हफ्तों के अंदर आप डेनमार्क पहुँच सकते हैं। आसपास में आपने अगर जाना है, स्वीडन में आपने जाना है, जर्मनी जाना है, नॉर्वे जाना है, उनकी सबकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। उनके लिंक्स भी यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आखिरी बात छोटी सी, माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई तो सोचा आपसे कुछ दिल की बात कर लूँ। जो अब ताने मारते हैं ना कि यार ये इस्लामिक टच देते हैं और ये इस्लाम का नाम मत लिया करें और ये क्या करते हैं, ये ताने नए लेकर आए ना। अभी हम लोग पुराने हो गए हैं तो सारे ताने के सारे ना, सारा पुलों से पानी गुजर चुका है कि जी आप तो ना, इस्लाम तो तलवार के ऊपर आया था और आप पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। वो तलवार किधर है, वो लेकर आए, मैं उसको चूम लूँ ना। इस्लाम तो है ना, कम से कम तलवार के बस भी आया तो क्या मसला हो गया, उसी तलवार को चूम लेते हैं यार। आप इस्लामिक टच देते हैं ना, आपने इस्लाम को प्रोडक्टाइज कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया और यूट्यूब पर बेचे जा रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसकी माशरे में ज़रूरत हो, जिसके लोग पैसे दें और उसको ख़रीद सकें। अगर बेचना ही है तो इस्लाम से अच्छी चीज़ है ही क्या बेचने के लिए। अगर इस्लाम एक प्रोडक्ट है तो इससे अच्छी प्रोडक्ट यकीन जानिए इस पूरी कायनात में एग्जिस्ट नहीं करती, जो लोगों को ज़िंदगी का धारा चेंज कर सके, जो उनको अच्छा इंसान बना सके, जो उनको दीनों दुनिया सिखा सके, उनको जन्नत के अंदर ले आ सके। पूरी दुनिया जल रही है, मर रही है, तो इस्लाम को आप प्रोडक्ट मानते हैं तो इससे अच्छी यकीन जानिए प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ नहीं है। आपको भी बेचनी चाहिए। जितने लोग आपको मिले, जितने मौलवी साहब मिले, पढ़े लिखे स्कॉलर्स मिले, उन्हें सबको छोड़ के इस्लाम बेचना शुरू कर दें। बहुत काम किए। वो 500 बिलियन लीगो ब्रिक्स बेच सकते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर आके इस्लाम की बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये ताने आपके पुराने हो गए, नए ताने लेकर आइए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मेरे ये तो कान की मेरी ना वो समात बिल्कुल चली गई, यहाँ से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने बोला 7-8 दिन लगेंगे, आपको कोई बहुत बुरा वायरल इन्फेक्शन हो गया है और ये कान भी आधा गायब हो चुका है। तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। ये वीडियो थोड़ी सी निस्बतन लंबी थी बाकी वीडियोज़ के मुताबिक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह डिटेल वीडियो बनाऊँ किसी कंट्री के बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वही 10 मिनट वाला जो छोटा फॉर्मेट है वो पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैं बहुत कंप्रिहेंसिव वीडियो लाने वाला हूँ।
हूँ सऊदी अरब के ऊपर, उससे अच्छी वीडियो आपको दुनिया में सऊदी अरब के ऊपर कम से कम कहीं नहीं मिलेगी कि वहाँ पे बंदा कैसे जॉब करता है और कैसे आ सकता है। प्लीज़ स्टे ट्यून। आप चाहें अगर आपको कंटेंट फ़ायदा दे रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह आप लोगों से राज़ी हो, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।